जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विजय वेदांत और उपस्थित हूं आपके समक्ष समसामयिक विवेचना का आज का विषय वक्फ एक्ट 2025 को लेकर। इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ क्या होता है, इसका गठन कैसे किया जाता है, वक्फ से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं और आखिर जरूरत क्या पड़ी कि 2025 का ये जो अमेंडमेंट बिल है, जो बेसिकली 1954 के वक्फ एक्ट पर संशोधन करता है। इस बात पर हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह समझने की है कि वक्फ को हम सामान्य शब्दों में दान समझ सकते हैं। जैसे किसी भी धर्म में या फिर किसी भी सोशल या सामाजिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक सामाजिक प्रयोजन के लिए लोगों से जो लोग हैं वो दान करते हैं, वो ग्रुप में दान कर सकते हैं, व्यक्ति के रूप में दान कर सकते हैं। वैसे ही इस्लामिक परंपरा में जो दान किया जाता है ईश्वर के नाम पर, वास्तव में उसी को वक्फ कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ का गठन कैसे होता है। तो वक्फ के गठन का तीन जो तरीका है वो चला आ रहा था, या कह सकते हैं कि उसी का प्रचलन अभी तक हो रहा था। एक तो घोषणा के द्वारा, वक्फ बाई डिक्लेरेशन, यानी कोई भी व्यक्ति वो अपनी जो संपत्ति है ना वो वक्फ कर सकता है, दान कर सकता है। दूसरा, वक्फ बाई यूजर, यानी उपयोगकर्ता के आधार पर। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास अपना स्वामित्व तो नहीं है, लेकिन वो बहुत दिनों से किसी संपत्ति का उपयोग कर रहा है, तो वो भी उसको वक्फ कर सकता था। ध्यान रखना है कि ये जो प्रोविजन है वक्फ बाय यूजर का, ये 2013 के जो संशोधन अधिनियम था वक्फ का, उसमें ये डाला गया था। और तीसरी चीज होती है कि अगर कोई, जिसको कहते हैं हम लोग वक्फ अलल औलाद, मतलब अगर निसंतान व्यक्ति है तो वो अपनी भूमि, उसकी भूमि वक्फ में मान ली जाती थी। यहां पर ध्यान रखना है कि इस प्रकार के गठन में जो वक्फ बाय यूजर है, एक तो इसमें बदलाव किया गया है। अब वक्फ बाय यूजर के स्थान पर केवल वही व्यक्ति अपना दान कर सकता है जिसके पास उसकी अपनी संपत्ति का स्वामित्व हो, यानी ओनरशिप के बिना कोई व्यक्ति अपनी चीज को वक्फ नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो बंदोबस्ती का कानून है, यानी अगर कोई व्यक्ति निसंतान, अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो अपनी पत्नी का की जो हिस्से की संपत्ति है उसका भी दान नहीं कर सकता। निश्चित रूप से ये जो क्लास लगाया गया है ये मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो वक्फ के संचालन को लेकर के तीन प्रकार के संस्थागत प्रयास चले आ रहे थे। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल या CWC बनाई गई। ये 1954 का जो वक्फ अधिनियम था उसके आधार पर 1964 में इसका गठन किया गया था। इसका जो काम है वो सिर्फ राज्य वक्फ बोर्ड और सरकारों को मार्गदर्शन करना है, सलाह देना है। ये वास्तव में वक्फ संपत्तियों का न तो नियंत्रण करती है और न प्रबंधन करती है। वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण और प्रबंधन वास्तव में अलग अलग राज्यों में जो राज्य स्तर पर गठित किए गए राज्य वक्फ बोर्ड हैं ये करते हैं। तो एक संस्था हो गई केंद्रीय वक्फ काउंसिल, जिसका काम सिर्फ सलाह देना है राज्य वक्फ बोर्डों और सरकार को, और दूसरी संस्था हो गई राज्य वक्फ बोर्ड, जो राज्य स्तर के बोर्ड हैं और ये वास्तव में जो भी वक्फ की संपत्ति होती है उसका नियंत्रण करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वक्फ की प्रयोजन है, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और तीसरे लेवल पर होता था वक्फ न्यायाधिकरण। वक्फ न्यायाधिकरण या वक्फ ट्रिब्यूनल वो संस्था है जिसमें अगर वक्फ को लेकर के, वक्फ की संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है तो व्यक्ति सीधे कोर्ट नहीं जा सकता था, जो सिविल कोर्ट जैसे होता है कि सामान्य स्थिति में कि अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो उसके लिए हम सिविल कोर्ट जाते हैं, लेकिन इसमें सिविल कोर्ट नहीं जा सकता था। वो वक्फ का जो न्यायाधिकरण है वहीं पर जा सकता था और वक्फ के न्यायाधिकरण में एक अपर जिला मजिस्ट्रेट
और एक मुफ्ती ना, इनके माध्यम से, मुख्य रूप से इनके माध्यम से ये जो निर्णय है वो किया जाता था। और इसकी अपील कहीं नहीं होती थी, इसका जो निर्णय होता था वही अंतिम होता था, जब तक कि ये ना सिद्ध किया जा सके कि इस वक्फ के विवाद में कहीं, है ना, मूलाधिकार का हनन हुआ है। अगर किसी नागरिक के मूलाधिकार का हनन हुआ है तब भले इस चीज को हाईकोर्ट में ले जाया जा सकता था। लेकिन अभी 2025 में इसमें परिवर्तन करके ये किया गया है कि अब जो डीजे होता है, डीजे स्तर का जो अधिकारी है, मतलब जिला जज, तो जिला जज अब वक्फ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा और उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे एक संयुक्त सचिव स्तर का राज्य का अधिकारी, है ना। अब इसमें मुफ्ती का जो पद है वो हटा दिया गया है। दूसरी बात, जहां तक राज्य वक्फ बोर्ड की बात है और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की बात है, इन दोनों में जो बेहतर परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है, सुधार किया गया है, वो ये किया गया है कि दोनों में ही जो मुस्लिम महिलाएं हैं इनको शामिल करने की बात की गई है, यानी वक्फ काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड में भी। यहां पे ध्यान रखिएगा, वक्फ काउंसिल केंद्रीय स्तर की संस्था है और वक्फ बोर्ड वो राज्य स्तर की संस्था है। दोनों में दो दो मुस्लिम महिलाओं को नामित करने की बात की गई है, शामिल करने की बात की गई। इसके अलावा जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल है उसमें सांसद, जो पूर्व कोई न्यायाधीश ना या एक्सपर्ट, इनको भी शामिल किया जा सकता है और साथ में दो गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल करने का प्रावधान 2025 के इस संशोधन में किया गया है। ठीक है, तो यहां पर यह मुद्दा एक बहुत बड़ा विवाद का आधार बना कि क्या मुस्लिम वक्फ काउंसिल में या जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड हैं, क्या इनमें जो सदस्य गैर मुस्लिम सदस्य हैं इनको शामिल किया जा सकता है। और इसके लिए उदाहरण दिया गया कि बहुत से जो मंदिर हैं या दूसरे धर्मों की संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, तो वहां पर किसी गैर मजहबी जो लोग हैं, दूसरे मजहब के जो लोग हैं, उनको नहीं शामिल किया जाता। तो आखिर फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो इसका जो जवाब है वो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के माध्यम से ये दिया गया कि जो वक्फ का नेचर होता है ये सेकुलर नेचर होता है। दूसरी बात ये कि इसका जो काम है वो वास्तव में धार्मिक जो पूजा पाठ कर्मकांड ऐसा नहीं है, बल्कि इसका जो काम है वो जो पिछड़े मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए ये काम करने का मतलब उनके भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए ये काम करता है। तो इसका जो नेचर है वो सेकुलर है और इसमें विशेष रूप से जो संपत्ति है उसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। और कुशल प्रबंधन के लिए वो किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, अगर वो एक्सपर्ट है प्रबंधन के क्षेत्र में, तो उसको लिया जा सकता है। जबकि हिंदू या अन्य जो धर्म से संबंधित संस्थाएं होती हैं, जैसे हिंदू एंडोमेंट एक्ट है, तो उसके माध्यम से जो हिंदू धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं, उनका जो काम है वो धार्मिक कर्मकांड या जो धार्मिक उपासना है उससे जुड़ा होता है। अगर उससे जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें किसी गैर हिंदू को या गैर जो मजहब के लोग हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन वक्फ का नेचर सेकुलर है, ऐसा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो समस्या थी इस अधिनियम को लेकर के, वो वक्फ बाय यूजर की थी। वक्फ बाय यूजर वास्तव में उस व्यवस्था को कहा गया जिसमें कि व्यक्ति का किसी संपत्ति पर स्वामित्व तो नहीं है, लेकिन उसका अगर वो प्रयोग करता जा रहा है तो वो वक्फ कर सकता है और ये मौखिक भी हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। वास्तव में इस सुधार को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि इसी के आधार पर साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में एक बहुत पुराने मंदिर, लगभग 1500 साल पुराने मंदिर और एक पूरे गांव को ही वक्फ के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। या फिर आपने सुना होगा कि जो प्रयागराज में कुंभ मेला होता है, इसकी जमीन पर भी वक्फ ने एक दावा करने का प्रयास किया था। तो ये वास्तव में वक्फ बाय यूजर एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनता जा रहा था। इस अधिनियम में जो 2025 में बनाया गया, इसमें वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है और इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि वक्फ बाय यूजर, अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति का उपयोग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वामी है, और जब तक वो स्वामी नहीं है तब तक वो स्वामित्व का अंतरण नहीं कर सकता। वो
ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर सकता, और जब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर सकता तो फिर वक्फ के रूप में वो अपनी संपत्ति या अपने उपयोग करने वाली संपत्ति का दान भी नहीं कर सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें उठाई गई थी वो ये थी कि पहले वक्फ की जो घोषणा है या वक्फ का जो निर्धारण है वो राज्य वक्फ बोर्ड ही करता था, लेकिन अब इस प्रकार का जो सर्वे करने का अधिकार है वो डीएम को दे दिया गया है। जो जिला कलेक्टर है उसको यह अधिकार दिया गया, और यह बात कही गई कि जो भूमि का प्रबंधन वक्फ के रूप में किया जा रहा है, वास्तव में इससे जुड़े हुए जो राजस्व रिकॉर्ड हैं उसका सबसे बड़ा अधिकारी जिले में डीएम होता है। इसलिए डीएम ही ये निर्धारित कर सकता है कि कौन सी जमीन सरकारी है, गैर सरकारी है या निजी संपत्ति है, और वो किसके नाम पर चढ़ाई गई है। जिसके नाम पे चढ़ाई गई है तो उसी से यह पता चलेगा कि इसने वास्तव में प्रॉपरली अपनी संपत्ति का ही दान किया है या किसी सरकारी संपत्ति का दान कर दिया है या किसी उपयोगकर्ता वाली संपत्ति का दान कर दिया है। इस बात को लेकर के बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई, क्योंकि वक्फ बाय यूजर के माध्यम से जो बड़े पैमाने पर 2013 से लगा करके 2024 के बीच में वक्फ की संपत्ति अचानक बढ़ी, उसके पीछे वक्फ बाय यूजर का यही जो प्रावधान है इसी को जिम्मेदार माना गया और इसीलिए डीएम को यह अधिकार दिया गया। इस पर आपत्ति करने पर जो सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि वास्तव में जो कलेक्टर है उसी के पास सारे राजस्व रिकॉर्ड होते हैं, तो वही यह निर्धारित कर सकता है कि कोई भी वक्फ की गई जमीन किस नेचर की है। लेकिन वहां पर उन्होंने यह भी क्लियर किया कि कलेक्टर केवल संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है, लेकिन वो स्वामित्व निर्धारित नहीं कर सकता। अर्थात डीएम को कोई जुडिशियल पावर नहीं है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू पावर है। जुडिशियल पावर वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है। इसका मतलब हुआ कि अगर जब कभी भी वक्फ की संपत्ति के स्वामित्व के निर्धारण की बात आएगी तो वो जाहिर सी बात है कि जो जनपद न्यायालय है वही इस पर निर्णय करेगा। यहां पर ध्यान रखना है कि इन सभी चीजों को लेकर के बड़े व्यापक पैमाने पर भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसे यह कहा गया कि अब डीएम एक चूंकि सरकारी मुलाजिम है तो वो सरकार के पक्ष में ही निर्णय करेगा, और सरकार ने अगर किसी जमीन को चाहा कि उसको टेक ओवर करना है तो वो बता देगा कि ये संपत्ति सरकार की है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा भी हमने आपसे कहा कि ओनरशिप का निर्धारण डीएम नहीं कर सकता, वो केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड को ही अपडेट कर सकता है और उसी के आधार पर केवल ये बता सकता है कि ये जमीन किस नेचर की है। यहां पे ध्यान रखना है कि वक्फ में इस्लामी परंपरा के अनुसार केवल जो अपनी जमीन है सिर्फ उसी का वक्फ किया जा सकता है, अपने ही स्वामित्व की जमीन का वक्फ किया जा सकता है। इसलिए सरकारी जमीन का वक्फ संभव नहीं है। अगर सरकार को कहीं से पता चलता है कि उसकी कोई सरकारी जमीन है, उसको वक्फ कर दिया गया है, तो सरकार उस जमीन को वापस पाने की पूरी हकदार है, और इसके लिए वो अगर इसमें कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। जहां तक बात वक्फ न्यायाधिकरण की है, तो यहां पर अब अच्छी तरह से इस बात को ध्यान रखा गया इस सुधार में कि जो भी वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय होगा, है ना, वो निर्णय अंतिम नहीं होगा, बल्कि उसमें 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी और फिर वो हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा और फिर जैसा निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये सुधार किया गया है, ये सुधार बेसिकली जो 1954 का अधिनियम है, 1995 में जो अधिनियम वक्फ का बनाया गया, वस्तुतः उसी के अंदर ऐसी चीजों का सुधार किया गया है जिसमें कि जो वक्फ को लेकर के किसी भी संपत्ति पर दावा पेश किया जाता था, उसके न्यायाधिकरण को लेकर के सिर्फ जो वक्फ न्यायाधिकरण है उसी का निर्णय अंतिम माना जाता था। इन्हीं बातों को दूर किया गया है ताकि इसका जो भ्रष्टाचार है वो कम किया जा सके और कोशिश ये रहे कि जो वक्फ की संपत्ति है उसमें उसको अधिक से अधिक आय वर्धन करके और उसको जो वंचित वर्ग है मुस्लिम समाज का, उसके ऊपर उसको खर्च किया जा सके, उनका कल्याण किया जा सके। यहां पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में यह कोशिश की गई है कि जो केंद्र सरकार है वो वक्फ बोर्डों के
लेखांकन को लेकर के, मतलब उनके अकाउंटिंग को लेकर के, उनके ऑडिट को लेकर के और उनके पंजीकरण को लेकर के, ये सारे जो काम हैं ये सब केंद्र सरकार अब इसके लिए नियम बनाएगी। और खासतौर से जो सीएजी है या उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति है, वो अब इस प्रकार के ऑडिट का काम, अकाउंटिंग और ऑडिट का काम करना शुरू करेगा। तो इससे जो व्याप्त वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर कंट्रोल करना संभव हो जाएगा। यहां पर ध्यान एक और भ्रम की स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि यह कहा गया कि वक्फ का जो पंजीकरण है वो कराना अनिवार्य है। तो स्वाभाविक है कि ये नियम कोई नया नियम नहीं है, ये 1954 में ही बना दिया गया था कि वक्फ का पंजीकरण कराना होगा और यह जिम्मेदारी मुतवल्ली को दी गई थी। मुतवल्ली का मतलब जो वक्फ की संपत्ति का संरक्षक होता है लोकल लेवल पर, तो मुतवल्ली को ये किया गया था। अब कहा गया है कि अगर मुतवल्ली इसमें लेट लतीफी करता है, देरी करता है या नहीं कराता है, तो ऐसे में उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है, उसके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन को अब अनिवार्य कर दिया गया है। जब लोग इस बात को यह कहकर के प्रचारित करते हैं कि जो पुरानी संपत्तियां हैं, मुगल काल की संपत्तियां हैं, 100, 150, 200 साल पुरानी संपत्तियां हैं, क्या उन संपत्तियों में अगर उनके रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके कागज नहीं है, तो कैसे कागज दिखाएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे? तो यहां पे ध्यान रखना है कि जितनी भी इस प्रकार की पुरानी संपत्तियां हैं, खासतौर से 1954 के पहले की, तो वहां पर यह बात रखी गई है कि ठीक है, अगर आपके पास कागज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, उस प्रकार का कोई पंजीकरण नहीं है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसके बारे में कुछ तो आपको हवाला देना पड़ेगा कि यह संपत्ति किसकी थी और उससे कैसे ये ट्रांसफर होकर के वक्फ में आई। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी संपत्ति पर हाथ रख दें और ये कहिए कि ये संपत्ति वक्फ की है और उसके बाद उसका जो निपटारा है वो वक्फ न्यायाधिकरण सिर्फ अपने लेवल पर करके खत्म कर दे। ये जो अनियमितता चल रही थी, इसी को दूर करने की कोशिश की गई और साथ में महिलाओं को इसमें भागीदारी देकर के पहली बार ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि जो मुस्लिम महिलाओं हैं उनका सशक्तिकरण हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक खास तौर से सुन्नी वक्फ और शिया वक्फ बोर्ड ही हुआ करते थे, लेकिन अब जो बोहरा और आगा खानी समाज है मुसलमानों का, वास्तव में अब उनके लिए भी वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो भी पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है इसका, उसको भी अब काफी लाभ मिलेगा। और शिया सुन्नी के अलावा भी यहां पर एक चीज और ध्यान करने की बात है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड तो बनाया जा सकता था, लेकिन शिया वक्फ बोर्ड तभी बनाया जा सकता था जब उस बोर्ड के पास 15% से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हों जो शियाओं के द्वारा वक्फ की गई हैं, तभी शिया बोर्ड बनाया जा सकता था। लेकिन अब सभी के लिए, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी, सभी के लिए वक्फ बोर्ड बनाने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से ये ज्यादा से ज्यादा समेकन करने की कोशिश की गई, समन्वय बनाने की कोशिश की गई, इसके सेकुलर चरित्र पर फोकस किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वक्फ बाय यूजर को का जो प्रावधान है उसको समाप्त करके कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो राजस्व रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने का काम, उसका सर्वे करने का काम डीएम को दे करके, और फाइनली इसके ऑडिट अकाउंटिंग का जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार के द्वारा लेकर के इसको कोशिश की गई है कि इसको ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सक्षम बनाया जाए और इस प्रकार के इसको इफिशिएंट बनाया जाए कि जो इसका प्रयोजन वास्तव में है वो प्रयोजन पूरा हो सके। तो बस आज यहीं तक, कल फिर एक विवेचना का कोई नया मुद्दा लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद। और आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिए और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे ना, शेयर करने से ही जानकारी बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद।